हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है उर्वरकों के प्रकार एवं मृदा परीक्षण। तो आइए इससे अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है, वजन के आधार पर वायुमंडल में प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ग नंबर 78। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। अमोनिया सल्फेट में प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ख नंबर 20। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, सिंगल सुपर फास्फेट में प्रतिशत फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ख नंबर 16। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर है, म्यूरेट ऑफ पोटास में प्रतिशत पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ग नंबर 60। अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि जटिल उर्वरक प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है ख नंबर 3। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर, जैव उर्वरक मृदा में बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका उत्तर है ग नंबर, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन। जैव उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, चलिए उसका पूर्ति करेंगे। मृदा वायु में वजन के आधार पर नाइट्रोजन की, यहाँ रिक्त स्थान है, प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो देखिए ब्रैकेट में दिया है 69 या 79, तो इसका इसमें भर देंगे 79। अगला देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन की, यहाँ रिक्त स्थान है, प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 46। ठीक है, 46% मात्रा पाई जाती है। 3 नंबर प्रश्न है, डाई कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस की, यहाँ रिक्त स्थान है, प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 32। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर है, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की, यहाँ रिक्त स्थान है, प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 48। 5 नंबर प्रश्न है, मिश्रित उर्वरक सस्ता होता है, यानी कि रिक्त स्थान इसमें देखिए मिश्रित उर्वरक होता है तो कैसा होता है, सस्ता होता है या महंगा? तो रिक्त स्थान पे भरेंगे सस्ता। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 6 नंबर, राइजोबियम बैक्टीरिया मृदा में, यहाँ रिक्त स्थान है, स्थिर करता है। तो देखिए रिक्त स्थान पे भरेंगे नाइट्रोजन। अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, मृदा परीक्षण उर्वरता निर्धारण करने की एक विधि है। तो देखिए रिक्त स्थान पे भरेंगे रासायनिक। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो आइए दोस्तों, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाते हैं। कंपोस्ट, इसको हम लोग मिला देंगे कार्बनिक खाद में। डाई अमोनिया फास्फेट, इसको हम लोग मिला देंगे जटिल उर्वरक में। सूक्ष्म जीव कल्चर, इसको हम लोग मिला देंगे जैव उर्वरक में। अगला है मृदा परीक्षण, इसको हम लोग मिला देंगे उर्वरता निर्धारण में। नाइट्रोजन स्थिर करने वाली गांठें, इसको हम लोग मिला देंगे दलहनी फसलें। सिंगल सुपर फास्फेट, इसको हम लोग मिला देंगे अकार्बनिक उर्वरक। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही, गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है कि यूरिया फास्फेटिक उर्वरक है, तो यह जो है गलत है। दूसरा है, नाइट्रोजन को कृषि की मास्टर कुंजी कहा जाता है,
यह भी गलत है। तीसरा है रॉक फॉस्फेट में 20 से 40% फास्फोरस पाया जाता है, यह जो है सही है। अगला देखते हैं प्रश्न, फास्फोरस वायुमंडल से बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने में सहायता करता है, यह जो है सही है। 5 नंबर है पोटास पौधों की जड़ों एवं तनों को मजबूत बनाता है, यह जो है सही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, मृदा नमूना छायादार स्थानों से एकत्रित किया जाता है, यह जो है गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, खाद को परिभाषित कीजिए। तो आइए देखते हैं, खाद को परिभाषित भी करते हैं। उत्तर है कार्बनिक पदार्थ जिससे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व की पूर्ति की जाती है, खाद कहलाते हैं। खाद में पौधों के लिए सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। कंपोस्ट की खाद, मल मूत्र व गोबर की सड़ी गली खाद, जैविक खाद तथा हरी खाद इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण है कि रासायनिक आधार पर नाइट्रोजन उर्वरकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो आइए उन वर्गों को देखते हैं। पहला है नाइट्रेट उर्वरक। ठीक है, तो नाइट्रेट उर्वरक में पाया जाता है सोडियम नाइट्रेट, इसकी प्रतिशतता कितनी होती है? तो 16% नाइट्रोजन इसमें होता है। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट, इसमें होता है 15% नाइट्रोजन। इन उर्वरकों का प्रयोग खड़ी फसल में छिड़काव के रूप में किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर, मतलब उसी में है। देखिए प्रश्न किया है ना कि इसे मतलब कितने वर्गों में बांटा गया है, हमने बताया है कि निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो पहला था नाइट्रेट उर्वरक, अब दूसरा है अमोनिया उर्वरक। तो अमोनिया उर्वरक में आता है अमोनिया सल्फेट, जिसकी प्रतिशत होती है 20% नाइट्रोजन। ठीक है, अमोनिया सल्फेट में 20% नाइट्रोजन होता है। डाई अमोनिया सल्फेट में 18% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन अमोनिया रूप में मिलता है। इन उर्वरकों को मिट्टी में मिलाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसी में है, तीसरा है अमोनिया और नाइट्रेट उर्वरक। तो इसमें आता है अमोनिया नाइट्रेट, जिसमें 33.5% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट जिसका प्रतिशत होता है 26% नाइट्रोजन इसमें होता है। इन उर्वरकों को बुआई के समय खेत में मिलाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसी में है अगला 4 नंबर नाइट्रोजन घोल। इसमें जो होता है अमोनिया यूरिया घोल। ठीक है, इसका होता है 35% नाइट्रोजन इसमें होता है। अगला है 5 नंबर, इसी में है कि एमाइड उर्वरक, इसका होता है यूरिया इसमें होता है, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर, मृदा में नाइट्रोजन की कमी का पौधों पर प्रभाव बताइए। इसका उत्तर है मृदा में नाइट्रोजन की कमी से पौधों की बढ़वार रुक जाती है। ठीक है, बढ़वार जो यानी जो बढ़ती रहती है वो रुक जाती है। पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं, फल छोटे छोटे और कम हो जाते हैं और पकने से पहले ही गिर जाते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसका वर्गीकरण है घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। तो आइए उन तीनों वर्गों को देखेंगे। तो पहला है जल में घुलनशील, इन्हें अम्लीय व उदासीन मृदाओं में प्रयोग किया जाता है, जिसमें सिंगल सुपर फास्फेट आता है, जिसमें 16% फास्फोरस होता है। मोनो अमोनिया फास्फेट, जिसमें 48% फास्फोरस होता है। अगला देखते हैं 2 नंबर, साइट्रेट घुलनशील, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील व पानी में अघुलनशील होते हैं।
इनका प्रयोग अम्लीय मृदाओं में होता है, जिसमें डाई कैल्शियम फास्फेट जो 32% फास्फोरस होता है इसमें, और बेसिक स्लैग इसमें 15 से 25% फास्फोरस होता है। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं। अघुलनशील, ये उर्वरक साइट्रिक अम्ल और पानी में घुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अधिक अम्लीय मृदाओं में किया जाता है, जिसमें आता है रॉक फास्फेट जो 20 से 40% फास्फोरस जिसमें होता है, हड्डी का चूरा जिसमें 20 से 25% फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। पोटास का पौधों पर क्या प्रभाव होता है? तो आइए देखते हैं पोटास का पौधों पर प्रभाव। इसका उत्तर है पोटास पौधों की वृद्धि और फसलों की चमक को बढ़ाता है। ठीक है, पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, यह तना तथा जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे हवा तथा पानी के कुप्रभाव से फसलें गिर नहीं पाती। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की अधिकता को संतुलित करता है। पोटास की कमी से फसलें देर से पकती हैं और दानों, फलों एवं बीजों का उत्पादन घट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। मृदा परीक्षण क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर है मृदा परीक्षण को आवश्यकता। देखिए, मृदा परीक्षण हमें क्यों करना चाहिए, तो आइए देखते हैं उसकी आवश्यकता। मृदा फसल उगाने योग्य है यह या नहीं। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि मृदा फसल उगाने योग्य है या नहीं, यह जानने के लिए मृदा परीक्षण कराया जाता है। मृदा परीक्षण के निम्न उद्देश्य हैं। आइए दोस्तों उन उद्देश्यों को देखते हैं। पहला है मृदा से सुलभ पोषक तत्वों का सही निर्धारण। दूसरा है फसलों की दृष्टि से तत्वों की कमी का आकलन। तीसरा है ऊषर एवं अम्लीय मृदाओं में सुधारकों की मात्रा का निर्धारण। ठीक है, अगला देखेंगे 11 नंबर प्रश्न। जैव उर्वरक क्या है? तो आइए देखते हैं जैव उर्वरक। इसका उत्तर है जैव उर्वरक सूक्ष्म कल्चर होते हैं जो मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ जीव फास्फोरस बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो कुछ कार्बनिक पदार्थ को शीघ्र सड़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक बहुत सस्ते होते हैं, इनका प्रयोग बहुत आसान होता है और इनके प्रयोग में 50 से 80% हेक्टेयर खर्च आता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, वर्गीकरण करके पौधों के लिए इनका महत्व लिखिए। यानी कि कह रहा है प्रश्न कि नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण करके पौधों के लिए इनका महत्व लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण। नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण रासायनिक आधार पर नाइट्रोजन उर्वरकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। आइए पहला देखते हैं। पहला है नाइट्रेट उर्वरक, जिसमें सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, जो 16% नाइट्रोजन होता है। इसी में देखते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, जिसमें 15% नाइट्रोजन होता है। इन उर्वरकों का प्रयोग खड़ी फसल में छिड़काव के रूप में किया जाता है। अगला देखते हैं अमोनिया उर्वरक। ठीक है, अमोनिया सल्फेट 20% नाइट्रोजन होता है। डाई अमोनिया सल्फेट, इसमें जो है 18% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन अमोनिया रूप में मिलता है। इन उर्वरकों को मिट्टी में मिलाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 3 नंबर अमोनिया और नाइट्रेट उर्वरक। इसमें है अमोनिया नाइट्रेट, जिसमें 33.5% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और दूसरा है अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट, जिसमें 26% नाइट्रोजन होता है। इसका प्रयोग देखेंगे। इन उर्वरकों
को बुआई के समय खेत में मिलाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं नाइट्रोजन घोल, अमोनिया यूरिया घोल। जो नाइट्रोजन घोल में आता है अमोनिया यूरिया घोल, जिसमें 35% नाइट्रोजन होता है। अगला देखते हैं 5 नंबर एमाइड उर्वरक, जिसमें यूरिया 46% नाइट्रोजन। अगला देखते हैं पौधों के लिए नाइट्रोजन का महत्व, प्रश्न में किया था, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। यह पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ता है, अनाजों के उत्पादन एवं प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करता है। ठीक है, देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए एवं फास्फोरस का पौधों पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण। घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है जल में घुलनशील, इन्हें अम्लीय व उदासीन मृदाओं में प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें 16% फास्फोरस होता है। दूसरा है मोनो अमोनिया फास्फेट, जिसमें 48% फास्फोरस होता है। आगे देखते हैं 2 नंबर है साइट्रेट घुलनशील, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील व पानी में घुलनशील अघुलनशील होते हैं। ठीक है, बोला है कि साइट्रिक अम्ल में घुलनशील व पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अम्लीय मृदाओं में होता है। पहला है डाई कैल्शियम फास्फेट, जिसमें 32% फास्फोरस होता है। आगे देखते हैं 2 नंबर है बेसिक स्लैग, जिसमें 15 से 25% फास्फोरस होता है। आगे देखते हैं 3 नंबर है अघुलनशील। ठीक है, अघुलनशील, इसमें ये उर्वरक साइट्रिक अम्ल और पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अधिक अम्लीय मृदाओं में किया जाता है, जिसमें पहला है रॉक फास्फेट, जिसमें 20 से 40% फास्फोरस होता है। दूसरा है हड्डी का चूरा, जिसमें 20 से 25% फास्फोरस होता है। देखते हैं इसमें प्रश्न में किया था कि फास्फोरस का पौधों पर प्रभाव, देखेंगे कि फास्फोरस का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फास्फोरस के कारण पौधों की वृद्धि अच्छी और शीघ्रता से होती है। फास्फोरस राइजोबियम बैक्टीरिया की वृद्धि करके फलीदार फलों द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन की मृदा में स्थिर करने में सहायता करता है, दाने की गुणवत्ता बढ़ाता है, नाइट्रोजन की विषालुता कम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में पौधों में फूल व दाने लगने में सहायता करता है, फसलों में बीमारियां कम लगती है, पौधों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण करते हुए पोटास के महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसका उत्तर है पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण। इन उर्वरकों को 2 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, इन उर्वरकों को कितने समूहों में? 2 समूहों में बांटा गया है। पहला है पोटेशियम उर्वरक जिनमें क्लोराइड लवण होते हैं। मुख्य उर्वरक म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड है, जिसमें 60% पोटास पाया जाता है। सस्ता होने के कारण किसान इसका अधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 2 नंबर है पोटेशियम उर्वरकों जिसमें क्लोराइड लवण नहीं होते। इस समूह को मुख्य उर्वरक पोटेशियम सल्फेट है, जिसमें 48 से 52% पोटास पाया जाता है। इस सल्फेट ऑफ पोटास भी कहते हैं, इसे सल्फेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं आलू, टमाटर, तंबाकू, चुकंदर फसलों में लाभकारी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में है पोटास का महत्व। पोटाश
पौधों की वृद्धि और फलों की चमक को बढ़ाता है। पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। यह तना तथा जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे हवा तथा पानी के कुप्रभाव से फसलें गिर नहीं पाती। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की अधिकता को संतुलित करता है। पोटास की कमी से फसलें देर से पकती हैं और दानों, फलों एवं बीजों का उत्पादन घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। जैव उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए तथा जैव उर्वरक के प्रयोग करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जैव उर्वरक का वर्गीकरण, इन्हें निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जैव उर्वरक। दूसरा है फास्फोरस घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरक। तीसरा है कार्बनिक पदार्थ सड़ाने वाले जैव उर्वरक। तो आइए देखते हैं नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जैव उर्वरक। जब जैव उर्वरक मृदा में मिलाया जाता है तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में स्थिर किए गए नाइट्रोजन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। प्रयोग किए जाने वाले जैव उर्वरक निम्न हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है राइजोबियम कल्चर। दूसरा है एजोटोबैक्टर कल्चर। तीसरा है नीली हरी शैवाल कल्चर और चौथा है फास्फोबैक्टीरियन कल्चर। ठीक है। राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों में तथा एजोटोबैक्टर कल्चर धान, कपास, ज्वार, सरसों, सब्जी, गेहूं, जौ आदि में किया जाता है। आइए अगला देखते हैं जैव उर्वरक प्रयोग विधि। ठीक है, जो होता है जैव उर्वरक प्रयोग विधि को देखते हैं। राइजोबियम कल्चर के लिए 100 से 200 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में गर्म करके घोल बना लेते हैं। 200 ग्राम कल्चर घोल में मिलाते हैं। इस मिश्रण को 1 हेक्टेयर में बोने वाले बीज में मिलाते हैं। बीज को छाया से सुखाकर बो देते हैं। ठीक है। अगला 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। मिश्रित उर्वरक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मिश्रित उर्वरक के लाभ एवं हानियों को समझाइए। तो आइए पहले देखते हैं मिश्रित उर्वरक। ठीक है, इसका उत्तर है 2 या 2 से अधिक उर्वरकों के मिश्रण को मिश्रित उर्वरक कहते हैं। मिश्रित उर्वरक 3 मानक ग्रेड, ठीक है, में के होते हैं। पहला है कम मानक, यानी कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की कम प्रतिशत मात्रा होती है। प्रतिशत योग 14 से कम होता है, जैसे 2 से 8 फिर 2, ठीक है, फिर जैसे होता है 2 से 4 फिर 6 ग्रेड। आगे देखते हैं। दूसरा है मध्यम मानक, यानी कि इसमें तीनों का योग 15 से 25 तक होता है। तीसरा है उच्च मानक, इसमें तीनों का योग 25 से अधिक होता है। आइए इसका लाभ देखते हैं। पहला है मिश्रित उर्वरक सस्ता होता है। दूसरा, इसमें पैदावार बढ़ जाती है। तीसरा, किसान सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है इसे सुगमता से रखा जा सकता है। आइए देखते हैं इससे हानियाँ। पहला है जब मृदा में 1 या 2 तत्वों की कमी हो तो प्रयोग लाभकारी नहीं होता। दूसरा, इसमें एक तत्व की अधिकता जबकि दूसरे तत्व की कमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। जैव उर्वरक के लाभ लिखिए। इसका उत्तर है जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव कल्चर होते हैं जो प्रायः मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक का प्रयोग करके फसलों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा को बहुत कम किया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं जैव उर्वरक के लाभ। पहला है जैव उर्वरक से भूमि की उर्वरता बढ़ती है। दूसरा है वायुमंडल नाइट्रोजन
के स्थिरीकरण में सहायक होता है। तीसरा है जैव पदार्थों की तीव्रता से सड़ाने में सहायक होता है। चौथा है भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है। पांचवा है फसलों की उपजाऊ बढ़ाने में सहायक होता है। छठवा है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।